नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग रीड लेवल 1 में 28वीं क्लास देखेंगे। अब तक हमने 27 यानी कि 27 क्लास देख ली है और मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के बारे में देख रहे हैं और ज्यामिति के बारे में लगभग हमारे 5-6 वीडियोस हो चुके हैं, 5-6 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी ज़्यादा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि त्रिभुज के बारे में देखा था और त्रिभुज में हम लोग माध्यिका के बारे में देख रहे थे। ठीक है, और आप सभी ने माध्यिका के बारे में पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं, वो क्या देखने वाले हैं, माध्यिका से आगे। माध्यिका, सुनना ध्यान से, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम लोग क्या कहा था? माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हमने क्या कहा था? तो आपने कहा था केंद्रक का। क्या कहा था? केंद्रक। चलिए, अब केंद्रक से आगे हम लोग देख रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा परिकेंद्र। क्या रहेगा? परिकेंद्र। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा। परिकेंद्र का क्या मतलब है? क्या बात करें हम लोग कि परिकेंद्र का क्या मतलब है? तो हम लोग सबसे पहले परिकेंद्र को अगर देखते हैं तो ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब कोई एंजल नहीं है। ठीक है, परि का मतलब कोई भी एंजल नहीं है। तो क्या है फिर? परि का मतलब होता है बाहर। ठीक है, अब बात समझना, परि का मतलब क्या है? बाहर। बाहर। और केंद्र का मतलब तो सेंटर ही होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखना, इसके नाम में कुछ अलग है और इसके काम कुछ अलग है। सुनना बात क्या करूँ मैं, इसका नाम अलग है और काम अलग है। ठीक है, समझना कि अगर मान लो मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। क्या बना दिया मैंने? त्रिभुज ABC बना दिया। क्या बनाया? ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC बनाया। पहली बात, मैं इस परिकेंद्र को ही समझा रहा हूँ, है ना। अब सुनना ध्यान से, पिछली बार में हमने जब किसका देखा था, हमने वहाँ पर माध्यिका देखा था। माध्यिका क्या था? शीर्ष से सामने की भुजा पर लंबवत रेखा खींची गई थी। अब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होगा? परिकेंद्र हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहली बात की भुजाओं का समद्विभाजन जब होगा। क्या होगा? भुजाओं का समद्विभाजक, जो लाइन जो बनेगी, रेखा जो होगी वो मिलेगी जहाँ पर, वहाँ पर आपका परिकेंद्र होगा। उसका परिकेंद्र नाम क्यों है उसका जवाब अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यही कह रहा हूँ कि भुजाओं का समद्विभाजक रेखाओं के संगमन बिंदु को, भुजाओं के समद्विभाजक का संगमन बिंदु क्या है उसके बारे में बात कर लें। जैसे कि मेरे पास में ये भुजा है। क्या है? अब भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं मैं आपको याद दिला दूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास में AB भुजा है। अगर मुझे इसका समद्विभाजन करना था तो छोटी क्लासों में हमने क्या किया था? इसका समद्विभाजन कैसे किया था? यहाँ प्रकार रखा था और इधर से एक चाप काटा था, फिर इधर प्रकार रख करके एक इधर से चाप काटा था, फिर इधर प्रकार रख करके इधर चाप, और वापस में उन्होंने इसको क्या किया था? हमने मिला दिया था। ठीक है, इस टाइप से हमने मिलाया होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये समद्विभाजन हो गया। समद्विभाजन का मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। बात को समझना, समद्विभाजन का मतलब क्या है? यहाँ जो है वो आपका एक तो 90 डिग्री बनेगा, एक बात। दूसरा क्या होगा? ये जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बराबर होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? समद्विभाजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? समद्विभाजन। तो हम लोग परिकेंद्र को समझ रहे हैं। परिकेंद्र में सबसे पहले हम लोग को भुजाओं का समद्विभाजन समझ में आना चाहिए। तो जब हम लोग इस वाली भुजा का समद्विभाजन करेंगे, यानी कि यहाँ से प्रकार रख करके इधर चाप काटेंगे, इधर चाप काटेंगे, तो मान लो कि क्या बनेगी? एक रेखा इधर से जाएगी, इसका समद्विभाजक है अभी। ठीक है, किस वाली लाइन का? इस वाली लाइन का हम लोग समद्विभाजन हमने कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहीं से आगे हम लोग अभी नहीं भेज रहे। ठीक है, इस टाइप से इसका समद्विभाजन हो गया। इसी प्रकार से मान लो मैं इस वाली लाइन का भी समद्विभाजन करूँ। किसका? इस वाली लाइन का भी मैं अगर मैं समद्विभाजन करूँ तो मान लो ये रेखा इस प्रकार से जाती, तो कहाँ होता? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कब क्या होता? समद्विभाजन। तो क्या होता कि ये वाली रेखा एक तो ये वाली लाइन, सुनना ध्यान से, एक तो ये वाली रेखा और
दूसरी ये वाली समद्विभाजक रेखा जहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर, इस वाले बिंदु पर मिल रहे हैं, इस वाले बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रकार रखेंगे। फिर से क्या करते हैं, प्रकार रख करके त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाएंगे। किसका, भुजाओं का समद्विभाजन करके त्रिभुज के बाहर एक वृत्त जो बनाएंगे। और बाहर जो वृत्त बना है, क्या है, बाहर जो वृत्त बना है, कहाँ पर, बाहर जो वृत्त बना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। सुनना ध्यान से, परिवृत्त कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और इस परिवृत्त का जो केंद्र है, परिवृत्त का केंद्र जो है, परिवृत्त का केंद्र, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, परिकेंद्र कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं एक एक पॉइंट को मैं क्लियरली बता रहा हूँ और आराम से बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपके पास में कौन सा हो, त्रिभुज ABC हो, क्या हो आपके पास में, त्रिभुज ABC हो, उसमें से किसी भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे। और दो लाइनों को जब समद्विभाजन करेंगे तो वो दोनों रेखाएं आपस में जहाँ मिलेगी ना, उसको हम लोग केंद्र मान करके, जहाँ मिलेगी उसको केंद्र मान करके बाहर एक वृत्त बनाएंगे, बाहर एक वृत्त बनाएंगे। तो क्या बनेगा, बाहर जो वृत्त बनेगा ना, त्रिभुज के बाहर बनेगा वृत्त, तो उसको कहेंगे, बाहर बना इसलिए क्या कहेंगे, परिवृत्त। क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। और परिवृत्त का जो केंद्र रहेगा उसी को क्या कहेंगे, परिकेंद्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इस पॉइंट को अब लिख देता हूँ, तो समझना बात को। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग को याद करने में समस्या ना हो। तो परिकेंद्र की बात कर ले हम लोग, ठीक है। कुछ पॉइंट जो ज़रूरी है आपके पास में, परिकेंद्र की बात करें तो भुजाओं, पहला पॉइंट है ना, भुजाओं के लंब समद्विभाजन, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक के संगमन बिंदु को, है ना। अब ध्यान से देखो, इसका संगमन बिंदु जहाँ पर मिले वहीं तो परिकेंद्र है ना। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। एक बात खत्म। चलिए अगला पॉइंट क्या, पॉइंट नंबर पहला हो गया आपके पास में। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहेगा, परिकेंद्र क्या है। अब सुनना ध्यान से, परिकेंद्र जो होता है वो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये सबसे अहम पे पॉइंट रहता है इसमें, ठीक है। परिकेंद्र जो होता है वो शीर्ष से समान दूरी पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना दूर होगा उतना ही दूर यहाँ से होगा और उतना ही दूर यहाँ से होगा। समझ रहे हो, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अगला पॉइंट होगा आपका परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, समान दूरी पर, समदूरस्थ होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब और क्या पॉइंट हो सकता है, ध्यान से समझिएगा कि अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग जगह परिकेंद्र बनेगा। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग त्रिभुजों में परिकेंद्र जो होगा वो अलग अलग बनेगा। कैसे, बात को समझो कि अगर आपके पास में, अगला पॉइंट आपके पास में, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा। ये पॉइंट है ना, त्रिभुज के अंदर बनेगा। अच्छे से याद कर लेना इन पॉइंट्स को, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, है ना, रिटर्न में आएगा, लैंग्वेज की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं रहेगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। कैसे समझना इसको, मैं चित्र बना करके ही आपको बता देता हूँ।
या उम्मीद करता हूँ आपने ये चित्र बना लिया होगा ना, ये चित्र आप लोग पहले बना लेना, ठीक है। अब मैंने ज़्यादा खिचड़ी कर दी इसमें, पहले बना लेना जो मैं इसको वीडियो को थोड़ा पीछे ले जा करके। चलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अभी। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा। अंदर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। मान लो जैसे कि आपके पास में ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया, आप जब भुजाओं का समद्विभाजन करोगे, भुजाओं का समद्विभाजन जब करोगे तो भुजाएं जहाँ मिलेगी इस पॉइंट पे मिलेगी, मान लो इसमें ए बी सी में, तो इसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाओगे, इसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाओगे तो आपके पास में इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। तो ये आपको क्या करेगा, केंद्र। केंद्र कौन सा है, परिकेंद्र। बात समझ रहे हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिकेंद्र कहते हैं। बात क्लियर है। अगली बात, सेकेंड बात क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है, कर्ण पर स्थित होगा। इसका क्या मतलब है आप समझिएगा, कर्ण पर स्थित होगा इसका क्या मतलब, समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना इसका चित्र मैं इधर बना रहा हूँ। मान लो ये आपके पास में समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, जब आप वृत्त बनाओगे, यहाँ से एक वृत्त बनाओगे इस प्रकार से, तो थोड़ा सा ये आगे और बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से बनेगा ये वृत्त पूरा, बिल्कुल ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसका केंद्र जो है वो यहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा, ये आपके पास में 90 डिग्री के सामने, ये त्रिभुज अगर ए बी और सी है तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये कहाँ पर है आपके पास में, ये जो है वो क्या है, परिकेंद्र है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण पर होगा। और अगला पॉइंट जो है आपके पास में, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर स्थित होगा। कहाँ होगा, बाहर स्थित होगा। ये पॉइंट याद कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 पॉइंट जो है, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलता है और लिखते नहीं है, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं लिखते हैं, मैटर कम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मैक्सिमम सीखो। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होगा। कैसे, जैसे कि मान लो मैं एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूँ ये, ठीक है। इस प्रकार से अगर बनाऊँगा तो एक वृत्त बनाऊँगा, ये इस टाइप से बनेगा, सॉरी वृत्त इसके क्या शीर्षों से जाएगा ना, वृत्त जो है वो कहाँ से जाएगा, शीर्ष से जाएगा। तो इस टाइप पर बाहर जब बनेगा, कहाँ बनेगा, इस प्रकार से बाहर बनेगा। तो यहाँ पर परिकेंद्र होगा। कहाँ पर होगा, इस टाइप से आप लोग बना लें, या मैं इसको कहीं और बना लेता हूँ ना। चलो, आपने उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चित्र दोनों बना लिए होंगे, तो पर मुझे फिर क्या मिटा दूंगा, समझा नहीं पाऊँगा ना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ ना, अधिक कोण के लिए। ओके, इसको यहाँ पे मतलब इस टाइप से बनेगा। तो ये यहाँ होगा, कहाँ होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिकेंद्र। अभी थोड़ा सा पूरा के पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, होता है ना कभी कभी ऐसा, अपन लोग सोचते हैं कि चलो जगह बच जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मान लो इस टाइप से एक त्रिभुज बना है, ठीक है। त्रिभुज छोटा सा बनेगा, त्रिभुज क्या होगा, छोटा सा ही बनेगा त्रिभुज, तभी इसका बन पाएगा। तो ये इसका केंद्र लगभग यहाँ होगा, केंद्र। तो इसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र, ठीक है। तो समझना बात को, ये आपके पास में ए बी और सी है। अगर मान लो ये आपके पास में ए बी सी हो, तो उस कंडीशन पे आपके पास में परिकेंद्र कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। तो मैं फटाफट एक बार रिवीजन कराता हूँ आपका कि हमने किसके बारे में बात करी थी। परिकेंद्र बनेगा कैसा, पहला सवाल ये होना चाहिए कि परिकेंद्र कब बनेगा। तो आप कहोगे कब,
जब भुजाओं का समद्विभाजन करोगे, भुजाओं का क्या करोगे, समद्विभाजन करोगे, तो दोनों भुजाएं कहीं पर भी, दो भुजाओं की बात करेंगे, 3 की जरूरत नहीं, ठीक है, कम से कम 2 भुजाएं मिलनी चाहिए। तो 2 भुजाएं जहाँ मिलेगी वहाँ पर परिकेंद्र बनेगा, ठीक है, जहाँ मिलेगी, क्योंकि वहाँ से परिकेंद्र जो होता है वो कहाँ होता है, शीर्षों से बराबर दूरी पर। तो अब अगर आपसे पूछता है कि शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है, तो आप क्या कहोगे, परिकेंद्र कहोगे, ठीक है। तो अब समान दूरी पर हो गया। अगली बात करें हम लोग कि परिकेंद्र कहाँ कहाँ स्थित होगा, तो आप क्या बोलोगे, पहली बात, अगर न्यूनकोण त्रिभुज है तो अंदर ही रहेगा, चित्र बना के बता दिया। अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण भुजा पर रहेगा, और अधिक कोण त्रिभुज है तो बाहर रहेगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन में पूछता है कि परिकेंद्र स्थित होता है, न्यून कोण में परिकेंद्र स्थित होता है, अंदर बाहर भुजा पर या कहीं नहीं, ठीक है, या फिर सम अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है, अंदर बाहर, ठीक है, आपको अलग अलग जगह दे करके पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसको आप लोग लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए हटाएं इसको, परिकेंद्र हो गया। अब हम लोग बात कर लें अंतः केंद्र की। किसकी बात करें, अंतः केंद्र की। क्या होता है अंतः केंद्र, अगला हेडिंग आपका है अंतः केंद्र, ठीक है। क्या हेडिंग रहेगा, अंतः केंद्र। चलिए बताइए अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, कितने लोग जानते हैं अंतः केंद्र के बारे में। काफ़ी अच्छे पॉइंट है ना, अच्छा नॉलेज के लायक चीज़ें हैं, आपको समझना है थोड़ा सा और टाइम दे करके समझना है और याद कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट डायरेक्टली आपको याद करने में ही बेहतर फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग अंतः केंद्र। देखो नाम से ही क्लियर है, अंतः का मतलब क्या है, अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो सुनना ध्यान से कि अंतः केंद्र जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा। पहली बात सुनना ध्यान से कि कोणों के समद्विभाजक रेखाओं के, कोणों के समद्विभाजक रेखाओं के मिलने पर, कोणों के समद्विभाजक रेखाओं के मिलने पर या मिलने वाले बिंदु को, ठीक है, क्या कहेंगे, को अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। परिभाषा अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। मैं कोई किताब की परिभाषा आपको नहीं रटवा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी किताब की परिभाषा नहीं रटवा रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर ले, एग्जाम में आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा। मतलब क्या कहने का मतलब कि कोणों का जब हम लोग समद्विभाजन करेंगे, ठीक है, त्रिभुज में कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो दोनों लाइनें आपस में जहाँ मिलेगी ना, वही आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। अच्छा अंतः केंद्र क्यों अंतः केंद्र कहलाएगा भाई, है ना, अंतः केंद्र क्यों कहलाएगा, उसको जवाब ध्यान से देखना। अगर मान लो आपके पास में एक कोण है, ये क्या है आपके पास में एक कोण, ठीक है, ए बी और सी एक कोण है। अब इस कोण का पहले बात करें हम लोग, क्या बात करें, समद्विभाजन की बात करें, ठीक है। किसकी बात कर लें, समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब होता है कोण को बराबर दो भागों में बांटना। क्या कहते हैं, कोण को बराबर दो भागों में बांटना होता है, ठीक है। अब कोण को बराबर दो भागों में हम लोग कैसे बांटते हैं, आपने सीखा था पहले, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सीख रखा होगा ना, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, हो सकता है भूल गया हो, ठीक है। तो ये मेरे पास में कोण है, तो मैं इस शीर्ष पर प्रकार रख करके एक इधर से चाप काटूंगा, ठीक है, इस टाइप से एक चाप काट दिया प्रकार से। फिर क्या करूँगा, अपने प्रकार को, किसको, अपने प्रकार को इस वाले बिंदु पर रख करके एक चाप इधर से काटूंगा, तो मान लो एक चाप इधर कट गया। फिर इस नोक पर, पहले कहाँ रखा मैंने, इस यहाँ पर प्रकार रख करके एक चाप इधर से काट दिया। फिर इस वाले बिंदु पर रखूँगा और एक चाप इधर से काटूंगा, तो मान लो यहाँ कट गया, इसको आपस में मिला दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, मिला दिया। तो यहाँ जितना कोण होगा, ये वाला जितना भाग होगा, उतना ही भाग कहाँ होगा, ये वाला, ठीक
ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोण को दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजन। क्या है, कोण को दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजन कहलाएगा। अब बात ये है कि जैसे ही हम लोग समद्विभाजन की बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर समद्विभाजन की बात करें तो मान लो एक त्रिभुज जो था, ये त्रिभुज था हमारे पास में, ये आपके पास में एक त्रिभुज, तो हमने क्या किया कि इसका नाम दे दिया ए बी और सी। बोलिए क्या नाम दिया हमने, ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज का नाम दे दिया। तो त्रिभुज में क्या किया हमने कि दो कोणों का समद्विभाजन कर लिया। एक तो इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये लाइन यहाँ से काट करके बाहर तक जाएगी, ठीक है। क्या किया हमने, इस वाले रेखा का समद्विभाजन कर दिया। अब क्या करें, एक कोण इसका भी हम लोग क्या कर लें, समद्विभाजन करें। तो जैसे ही मैंने यहाँ प्रकार करके चाप काटूंगा तो ये लाइन यहाँ से स्टेप से बन जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो, यहाँ से। तो यहाँ मान लो इनका संगमन बिंदु हुआ, तो ये जो पॉइंट है वो अंतः केंद्र कहलाता है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कोणों का समद्विभाजन करते हैं ना, सुनना ध्यान से, कोणों के समद्विभाजन पर जो वृत्त बनेगा वो अंदर बनेगा। वृत्त कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, सुनना ध्यान से। तो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है उसके कारण से इसको क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। सुनना ध्यान से, क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहते हैं। कहाँ पर, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसको कहेंगे अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा, अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। और ये वाला जो आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो फाइनली आप बताओगे कि अंतः केंद्र बनता कैसे, क्या बताओगे कि अंतः केंद्र कैसे बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, कोणों के समद्विभाजन करने से जो समद्विभाजक रेखा जहाँ मिलती है ना, वो केंद्र जो बनेगा वो अंतः केंद्र है। एक्चुअल में क्या है, वृत्त बनने के बाद में बनता है, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना। अब दूसरी बात, अब ये जो है वो यहाँ से इस वाली भुजा से जितना दूर होगा उतना ही दूर यहाँ से होगा और उतना ही दूर यहाँ से होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अंतः केंद्र, क्या लिखोगे, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र भुजाओं से, अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर, क्या लिखोगे, समान दूरी पर स्थित होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखें, बात क्लियर है। अंतः केंद्र का मतलब क्या हुआ, कोणों के समद्विभाजन से जो रेखाएं मिलती है वहाँ पर जो वृत्त बनेगा अंदर की ओर, अंतःवृत्त कहलाएगा, उसका केंद्र जो अंतः केंद्र, ठीक है। और भुजाओं से क्या रहेगा, समान दूरी पर होगा। क्लियर है, उसको फटाफट आप लोग लिख लें। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपना लिख लिया होगा। अगली बात कर ले, अभी बहुत सारे केंद्र है ना हमें, चलिए। तो अगली बात कर ले हम लोग, लंब केंद्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लंब केंद्र, ठीक है। हेडिंग लिखे आप लोग, क्या लिखेंगे, लंब केंद्र। अच्छा ये क्या है, ठीक है, लंब केंद्र क्या है। लंब केंद्र समझने से पहले कुछ पॉइंट आपको समझना होगा। लंब केंद्र अगर आपको समझना है तो उसमें सबसे पहली बात आती है, क्या आता है, एक तो शीर्ष लंब, क्या समझना होगा, शीर्ष लंब। ये क्या होता है, इस क्या बीमारी है, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लंब केंद्र अगर हमको समझना है तो उसको पहले क्या समझना पड़ेगा, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब जो होता, सॉरी है ना, शीर्ष लंब जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना कि त्रिभुज के, क्या कहता हूँ, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा,
सामने की भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा, खींची गई लंबवत रेखा, खींची गई लंबवत रेखा शीर्ष लंब होती। क्या होता है? शीर्ष लंब होती, शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन क्या है, क्या आपके दिमाग में कोई इमेज बनी? क्या आपके दिमाग में कोई पिक्चर बनी, कोई चित्र बना? तो नहीं बना, है ना। पूरी उम्मीदें मुझे नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। अब मैं जो बात बता रहा हूँ कि शीर्ष लंब की बात करें हम लोग, अगर शीर्ष लंब की बात करें तो मान लो हमारे पास में कोई त्रिभुज, क्या है, एक त्रिभुज, सुनना ध्यान से। तो ये आपके पास में ए शीर्ष हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी शीर्ष हो गया। त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष हो गए, ए बी और सी। अगर मान लो ए से, ए वाले बिंदु से बिल्कुल सीधी सट हम लोग अगर रेखा खींचे जो 90 डिग्री बनाती हो, क्या बनाती हो, 90 डिग्री, तो यहाँ से सामने की भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा, ये आपकी जो रेखा जो है ना, वो क्या कहलाएगी, आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब। बात समझ रहे हो? त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के ऊपर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब कहलाएगी। ठीक है, अब आप ये मत कह देना कि सर समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब इस टाइप से, अगर मान लो इस टाइप से रहेगा तो सीधा सामने से दिखेगा, है ना, बिल्कुल 90 डिग्री, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क आपको दिखे। ये क्या है आपके पास में? शीर्ष लंब है, दोनों में शीर्ष लंब ही है। एक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग शीर्ष लंब का तो कोई मतलब नहीं है हमें, तो हमें क्या है, लंब केंद्र से मतलब है। तो पॉइंट ये है कि शीर्ष लंबों के, क्या कहेंगे, शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई कि शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ चित्र बना करके, ताकि हमारे पास में जगह का यूज़ कर सकें। मान लो आपके पास में एक त्रिभुज बना दिया, कौन सा, हमने इसको बना दिया PQR। क्या बना दिया? एक त्रिभुज PQR बनाया। ठीक है, PQR बना करके हमने क्या किया, यहाँ से एक रेखा खींची, कौन सा, PX, यहाँ से एक रेखा खींची, कौन सा, PY, 90 डिग्री यहाँ पर भी है, और यहाँ से एक रेखा खींची, क्या खींच दिया हमने, बोल दिया इसको कि PZ। तो ये जो बिंदु है आपका, ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। क्या याद रहेगा आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? याद रहेगा, नहीं रहेगा? ठीक है, तो शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, इसी में और कुछ पॉइंट बचा होगा, हाँ कुछ बचा तो है मेरे हिसाब से। चलिए, तो अब अगला पॉइंट ये है कि न्यून कोण त्रिभुज में, ठीक है, हाँ, लंब केंद्र आप लोग डायरेक्ट स्टेप से लिख लें। लंब केंद्र की स्थिति, लंब केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा? ठीक है, लंब केंद्र की स्थिति, तो इसमें पहला जो है क्या है, लंब केंद्र की स्थिति में क्या पहला पॉइंट क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब जैसे ये वाला आपका न्यून कोण त्रिभुज है, तो क्या रहेगी? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब अंदर। ठीक है, इसके कहाँ रहेगा? अंदर, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर। अगली बात, कहाँ पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज कहाँ पर? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब केंद्र जो होगा वो शीर्ष पर होगा, मतलब इस टाइप का त्रिभुज होगा तो यहाँ पर होगा लंब केंद्र। कहाँ पर? तो आप लोग कह सकते हो शीर्ष पर, शीर्ष पर। और अगली बात करें, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज का मतलब इस टाइप का चित्र बना लेते हैं हम लोग,
तो ये आपके कहाँ रहेगा, बाहर, ठीक है, शीर्ष की ओर रहेगा और बाहर रहेगा, तो इधर हम लोग क्या कहेंगे, बाहर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर ले, इसको देख ले कि मैंने क्या क्या पॉइंट बोला है या लिखवाए हैं। आप लोग एक बार नोट डाउन करो, मैं फटाफट रिवीजन कराता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको चीज़ें पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। वापस से याद दिला दूँ कि शीर्ष लंब की बात करें हम लोग। शीर्ष लंब से पहले हम लोग लंब केंद्र, लंब केंद्र को समझना है तो हमको क्या समझ में आ जाना चाहिए, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब की बात करी कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के ऊपर खींची गई लंबवत रेखा, कोई भी, जैसे कि मान लो ये त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष से सामने की भुजा पर हमने 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींच ली, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या कहलाएगी, आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी, ठीक है। अब अगली बात कि शीर्ष क्या है, लंब केंद्र की परिभाषा क्या है, तो शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को, शीर्ष लंब जो है एक साथ जब मिलते हैं, जैसे कि ये मिल गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब केंद्र। तो शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र। अब ये लंब केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा, क्या अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, तो आपको याद रखना, अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र अंदर रहेगा, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर। अगर समकोण त्रिभुज है तो शीर्ष पर रहेगा, कहाँ रहेगा, शीर्ष पर। और अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो बाहर रहेगा, कहाँ रहेगा, बाहर। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुजों के जो केंद्र थे, किसकी बात करी थी हमने, त्रिभुजों के केंद्र की बात करी थी। तो सारे अब त्रिभुजों के केंद्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, सुनना ध्यान से। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तक हमने त्रिभुजों का जो है वो सर्वांग समता का नियम नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोण निकाल हमने देख लिए हैं, ठीक है, और केंद्र क्या होते हैं देख लिए। अब एक तो समरूपता और सर्वांग समता, क्या है, समरूपता और सर्वांग समता, दो टॉपिक हमारे पास में बचे हैं। यानी कि समरूपता और सर्वांग समता ये है कि त्रिभुजों की तुलना करना, क्या करना है, त्रिभुजों की तुलना करना। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक आध टॉपिक तो आज ख़त्म हो जाए इस क्लास में, फिर अगर नहीं होता तो अगली क्लास में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। चलिए तो हेडिंग आप लोग लिख लें, त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या लिखोगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता। उस साइड से लिखते हैं ना, क्योंकि इधर से क्या है थोड़ा सा दिखने में समस्या रहती है। फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। चलिए तो अभी हम लोग कुछ शब्दों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न, कि या प्रश्न नहीं, हेडिंग ये कह रहा है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, किसका, सर्वांग सम का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो सर्वांग, सर्व, ठीक है, सर्वंग और सम, और इसको भी और हम लोग तोड़ डालते हैं ना, क्योंकि हमारी अलग संधि विच्छेद, ठीक है। हो सकता है आपकी हिंदी संस्कृत में अलग अलग चलती हो, मुझे नहीं याद है या मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हिसाब से संधि विच्छेद कर रहा हूँ, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नियम का मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए, जिस शब्दों को तोड़ करके सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके हिंदी या संस्कृत में रूल्स जो होंगे वही रूल्स काम करेंगे, लेकिन मेरे को वो रूल्स याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि गणित ही मेरा शौक है, उसके अलावा मुझे कोई शौक नहीं है। तो अब सुनना ध्यान से, सर्वांग सम का मतलब, सर्व का मतलब क्या हो गया, सभी। अब अंग का क्या बात कर रहे हैं, अंग किसके अंग, हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की। तो अंग में आपके पास में दो ही बातें हो सकती है, अंग में आपके पास में दो बातें हो सकती है। सभी या तो कोण की बात करेगा या फिर भुजा की बात करेगा। किसकी बात करें, सभी और अंग
और सम का मतलब क्या होगा आपके पास में, समान। सुनो ध्यान से, नाम ही क्लियर है इसका, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया, सभी कोण समान होंगे या सभी भुजा समान हो सकती है या कुछ कोण और कुछ भुजा, लेकिन इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन है। सर्वांग सम क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। मतलब किसी भी एक टॉपिक के बारे में हम लोग कंपेयर करके, तुलना करके पढ़ते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सर्वांग सम की बात करें, सभी अंग समान, यानी कि अंग का मतलब कोण या भुजा, समान या सम। चलिए, अब आपके पास में एक निशान आपने देखा होगा, देखो दो निशान मैं आपको बनाता हूँ। ये जो निशान है वो समरूप, किसका निशान है, समरूप, और ये जो निशान है वो बराबर का। ध्यान से देखना, किसका निशान है, समरूप और बराबर। अब ये नई क्या बीमारी हो गई, अब सुनना ध्यान से। समरूप का मतलब है, अगर मान लो किसी इंसान का फ़ोटो है, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसका फ़ोटो ही है या फिर इसका छोटा फ़ोटो, ठीक है, इस टाइप से आपने बना दिया, तो आपने ध्यान से देखो तो भाई इसके जैसा ये दिख रहा है, इसके जैसा ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप। तो ये जो निशान है वो समरूपता, सिमिलरिटी का निशान है, बराबर नहीं। समरूप का मतलब उसके जैसा, जैसे मैं हूँ तो मेरा फ़ोटो जो खींचा जाएगा वो फ़ोटो क्या रहेगा, मेरे समरूप रहेगा, मेरे जैसा दिखेगा, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। समझ रहे हो ना, मेरे जैसा दिखने वाले को समरूप कहेंगे, और मैं अगर मैं मेरे बराबर ही किसी और इंसान को बना दूँ या ऐसा नैसा मैं कॉपी कर दूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे बराबर है, मेरे बराबर है। तो बराबर का निशान क्या है, ये। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है क्या, सर्वांग समता को क्या करेंगे हम लोग, समरूप और बराबर के निशान को मिला करके एक नया निशान बनाएंगे। कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये जो निशान है, ये आपके पास में जो निशान है वही आपके पास में किसका निशान है, सर्वांग सम का निशान है। किसका है, सर्वांग सम का निशान है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, सर्वांग सम शब्द को क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए और इस निशान को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये निशान समरूप का है और ये बराबर का निशान है, दोनों को मिला करके बराबर के ऊपर ये है, तो आपके पास में सर्वांग सम। तो हम लोग कहेंगे, कब कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज किसके, आप कहोगे इस टाइप से बना लेना, ठीक है। आपके पास में ये निशान इस टाइप से रहता है, त्रिभुज PQR के। तो अगर हम लोग ऐसा कहा तो ये निशान क्या है आपके पास में, सर्वांग सम का निशान है। क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो शब्दों के ऊपर कुछ बात थी, वो आपने समझ में आ गई होगी। और आगे चले हम लोग। यहाँ हमको कुछ अलग अलग नियम याद करने हैं, ठीक है। क्या करना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम जो है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नियम होता है, कौन सा नियम होता है, सबसे पहला नियम कौन सा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे SSS रूल। क्या कहेंगे, SS या SSS रूल। इसका क्या मतलब है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है वो दो त्रिभुजों की बात करेगा। किसकी बात करेगा, दो त्रिभुजों का। तो इसके हम लोग परिभाषा लिखे हैं, जब क्या कहेंगे, दो त्रिभुजों की, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हो, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो SSS का नियम लगेगा, ठीक है, या प्रमेय लगेगी, ठीक है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो, सुनना ध्यान से, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो SS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम रहेंगे। SS से क्या रहेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम रहेंगे, ये कह सकते हो, या ये नियम लगेगा कह सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है, कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया,
है ना। कोई आपको नियम या परिभाषा नहीं पूछने वाला, वो डायरेक्ट हमको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन कुछ देखने हैं, वहाँ काम आएगा वो। अब बात को समझो, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना दिया, क्या बना दिया, एक त्रिभुज बनाया ABC, और मैंने कह दिया यहाँ पर कि मेरे पास में ये 5, ये मेरे पास में 3 और ये 2, ठीक है। एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, क्या बना दिया यहाँ पर, इस टाइप से बना दिया, और मैंने कहा इसको, क्या कहा, PQR, तो इसको 5, 3 और इसको कह दिया मैंने 2, ठीक है। वो साइज़ में अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, साइज़ में क्या है, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने, चलो इसको छोटा कर देते हैं। तो PQR में क्या है, PQR में ABC में और PQR में, तो आप लोग क्या करोगे, त्रिभुज ABC में क्या करोगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा, PQR में, त्रिभुज ABC में और PQR में, इन दोनों से हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे, ABC और PQR दोनों से बात करेंगे। दोनों से क्या बात करेंगे कि अगर AB भुजा जो है, क्या करेंगे, AB भुजा बराबर होगी किसके, PQ भुजा के। AB जो है, अगर मान लो AB वाला भाग जो है वो PQ के बराबर, कितना, 5 सेंटीमीटर। अगली बात करें कौन सा, BC जो भाग है, BC जो भाग है वो बराबर है किसका, QR के, कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर मान लो, क्या कहेंगे, CA बराबर है किसके, RP के, कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, CA RP के बराबर है। यानी कि जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, तीनों नहीं तो 2 भुजाएं अगर बराबर है, तीसरी ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। सुनना ध्यान से, अगर 2 भुजाएं भी बराबर है तो तीसरी ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाती है, तीसरी की टेंशन नहीं लेनी आपको। तो जब 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं कहो या 3 भुजाएं कहो, आपस में अगर बराबर है, जब 2 त्रिभुजों की 3 भुजाएं या 2 भुजाएं, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो 2 आप लिख देना तो भी काम चल जाएगा। तो जब 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो अतः हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज कौन सा, ABC सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज PQR के। क्या होगा, त्रिभुज ABC जो है वो किसके सर्वांग होगा, तो आप लोग कहोगे त्रिभुज PQR के, ठीक है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, हाँ या ना। चलिए मुझे फटाफट कमेंट में लिख करके बताएं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो यस कमेंट करके लिखिए, देखिए ज़रूर से लिखिएगा, है ना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है ना, आप जब कमेंट करते हो मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि आप कुछ बोल रहे हैं मुझसे बात करना चाह रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा और आपसे क्या संबंध है, मेरा और आपका यही तो संबंध है कि मैं एक टीचर हूँ, आप अगर मेरे पास में पढ़ रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, तो आप मुझसे बात करोगे ना। बात कैसे करोगे, कमेंट करके बात करोगे। मैं सबको अपने फ़ोन नंबर नहीं दे सकता हूँ या सबसे व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक लिमिटेशन है ना, एक लिमिटेड टाइम है, सभी लोगों से बात तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें वहाँ पर, तो मैं जब भी टाइम रहेगा मैं देख करके आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बाकी को कोई और समस्या हो तो भी उस कमेंट के थ्रू आपके सॉल्व हो जाएगी, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ तक देख लिया है। कौन सा नियम है, हमने पहला नियम देखा, कौन सा, भुजा 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 नियम या SS नियम भी आप लोग कह सकते हो। अब अगला जो है वो क्या है, भुजा कोण भुजा, 2 नियम आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। चलिए, तो सेकंड नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। देखो भुजा को हम लोग कहते हैं साइड, ए को एंगल और भुजा को क्या कहेंगे, साइड, SAS।
SAS रूल, SAS नियम, या फिर भुजा कोण भुजा नियम। क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा नियम या SAS। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं, क्या कहेंगे? जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं एवं उनके मध्य का कोण, दो भुजाएं एवं उनके मध्य का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उन दोनों के बीच का कोण, दो त्रिभुजों में यानी कि पहले की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दूसरे की दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के आपस में क्या हो? बराबर हो। तो हम लोग चित्र बना करके देख लेते हैं। मान लो मैं एक त्रिभुज बना दिया, कौन सा? ABC, और इसको मैंने कह दिया 7 और इसको मैंने कह दिया 8 और इसको कह दिया मैंने 40 डिग्री। और यहाँ एक त्रिभुज बना दिया, कौन सा? PQ और R, या हम लोग इसको कह दें, हटाओ इसको, PQ और R। यहाँ पर इसको मैंने कह दिया 40 डिग्री और यहाँ कह दिया मैंने 7 और यहाँ कह दिया मैंने 8। अब ध्यान से देखो क्या है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? आपसे क्या पूछेगा? क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर्वांगसम है। क्यों है? क्योंकि AB जो है वो बराबर है किसके? PR के। कितना? तो 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब इसके बीच का कोण कौन सा? इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच का कोण कौन सा है? 40 डिग्री। तो कौन सा हम लोग कहेंगे? कोण B। कोण B जो है वो बराबर है किसके? कोण Q के। कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। कितना? 40 डिग्री। और BC भुजा जो है वो QR के बराबर है। कितना? 8 सेंटीमीटर। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या? अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ये नियम है। ठीक है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये हमने आज दो नियम देखे हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको लिख लें, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से। तो ये दो नियम आपके कंप्लीट हुए। दो नियम और हम लोग देखेंगे। भुजा कोण भुजा हो गया आपके पास में। ठीक है, अब और कोण कोण भुजा भी होगा एक नियम। ठीक है, या कोण भुजा कोण हम लोग कह देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में अब दो नियम बचे, समकोण कर्ण भुजा और ये। इसके बाद में हम लोग समरूपता देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं? सर्वांग समता देख रहे हैं। उसके दो नियम अभी बाकी है। उसके बाद में समरूपता देखेंगे और उस प्रकार से हमारा जो अगली क्लास में शायद हमारा त्रिभुज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न और देखेंगे हम लोग त्रिभुज के ऊपर, कुछ प्रश्न और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? समतलीय आकृतियों में आयत है, वर्ग है, वृत्त है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? आयत, वर्ग, वृत्त, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग फुल टाइम लेकर के इनको समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा समय लेकर के इनको समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग पहली बार हो, नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास में तुरंत वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि वीडियो आपको मिल नहीं पाते हैं। बहुत बार होता है ना, मैं कभी कभी शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, भूल जाता हूँ यार, भूलने की बीमारी, क्या करूँ, है ना। तो आप लोग खुद नोटिफिकेशन कर ले तो वो ऑटोमेटिक आपको यूट्यूब याद दिला देगा कि भाई वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लो। ठीक है, तो पूरी कोशिश है मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, फुल टाइम लेकर के पढ़ाऊँ। देखो जल्दबाजी मत करना ना। बहुत बार क्या होता है, आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि सर ये बाकी है, आप ये नहीं पढ़ाए अभी तक, सर ये बाकी है, ये नहीं पढ़ाया, कोर्स कब तक होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ पढ़ा दूँगा।
है ना, और समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अगर समझना चाहते हो थोड़ा वेट करना, क्योंकि अभी तक रीड की वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल के साथ में कम से कम गणित में 50 से 60 क्लासें से ऊपर आपको बता दूँ। कितनी? 50 से 60 क्लासों से ज़्यादा पढ़ाऊँ, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, शेयर ज़रूर कीजिएगा।